अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कितनी हिम्मत है यार आप लोगों की। ऐसे कॉस्ट पढ़ा, फिर FAR 1 पढ़ी, फिर अब रात तक कॉस्ट पढ़ेंगे। हैं? मैं तो फिट आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बर्गर खाए हुए बच्चे, आप लोग वही गंदे शुआर में वो जो स्क्रैप पार्ट, स्पेयर पार्ट। चलें 2 चैप्टर करते हैं अभी। हाँ, ये मैं पूरा पहले फ्लो बना लूं, उसके बाद नोट करिएगा इसको। और आप इस सारे की हेडिंग क्या दे लें? आप इसकी हेडिंग दे लें अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट्स, ये दे लें अभी हेडिंग। और ये चीज हम लोग 2 चैप्टर्स में पढ़ने लगे हैं। एक मैंने उसको अपनी बुक में चैप्टर 5 रखा हुआ है और एक रखा हुआ है चैप्टर 6, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन और जॉब कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग भी है, लेकिन वो तो बहुत आसान सी बात है, वो सवालों में भी नहीं चीज होती। जॉब कॉस्टिंग ये आप हेडिंग दे लेना, ये करने लगे हम लेक्चर 46 और 7 में। अच्छा, अभी फिलहाल एक ही प्रोसेस है, यानी भी प्रोसेस कॉस्टिंग वाला प्रोसेस 1 2 3 4 नहीं, बस सबको मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस कह दिया। ये आपको ना कॉस्ट के शुरू के लेक्चर्स में ये इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया था कि रॉ मटेरियल स्टोर पे मटेरियल खरीद के लाते हैं, फिर वो इशू होता है, और प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल के साथ साथ लेबर और ओवरहेड्स के भी खर्चे आते हैं, जिनको हम कन्वर्जन कहते हैं। फिर ये चीजें मुकम्मल हो जाती हैं और फिनिश गुड स्टोर में चली जाती हैं। अब उसी बात को मैं अकाउंटिंग एंट्रीज की शक्ल से बताता हूं। रॉ मटेरियल स्टोर में रॉ मटेरियल का आना और यहां से जाना और यहां पड़े रहना,
अकाउंटिंग में ये चीज कवर होती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के टी अकाउंट से। रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर आएगा कहां से? खरीदेंगे, और चूंकि ये इन्वेंट्री है तो इसका यकीनन कोई बीडीसीडी बैलेंस भी होगा। और जब मटेरियल खरीद के स्टोर में आएगा, स्टोर में मटेरियल आया तो एंट्री क्या बन जाएगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट। तो जो मटेरियल हमने खरीदा वो स्टोर के अंदर पहुंचा और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में डेबिट हो गया। और जब यहां से इशू होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो इशू होगा वो यहां से क्रेडिट हो जाएगा। इशू होके किधर जाएगा? लेकिन मैं ना अभी इस वक्त टिपिकली एंट्रीज की बात करने लगा। ये इशू होके फिजिकली प्रोडक्शन में जाएगा। और मटेरियल होता है दो तरह का, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मटेरियल इशू हो रहा होगा, जब वो प्रोडक्शन में जाएगा तो प्रोडक्शन में मशीन के अंदर और मशीन के बाहर निकलने से पहले जब तक सब मशीन के अंदर रहेगा तो ये चीज रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की बजाय क्या होती है? वर्क इन प्रोसेस। तो यहां पर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का टी अकाउंट बन रहा होगा। अच्छा, अकाउंटेंट मशीन के अंदर नहीं बैठा होगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस में चीजें हैं तो अकाउंटिंग के एतबार से वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। चूंकि इन्वेंट्री है तो इसका भी फिर बीडी और सीडी होगा, जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग में होता भी था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जब मटेरियल यहां से इशू होगा फिजिकली मशीनों के अंदर जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके करेंगे दो टुकड़े। एक अकाउंट बनेगा, उसको कहेंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट। एफओएच कंट्रोल, जो मटेरियल इशू हो रहा होगा अगर वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ तो वो तो सीधा वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्टली पहुंच जाएगा। ये डायरेक्ट मटेरियल यहां आ जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट हुआ तो वो यहां जाने की, फिजिकली मशीनों के अंदर ही जा रहा होगा, लेकिन मैं अकाउंटिंग डिस्कस कर रहा हूं, वो यहां जाने की बजाय एफओएच में आएगा। अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ तो वो यहां एफओएच के अंदर आएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? एफओएच कंट्रोल डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये मटेरियल का टी अकाउंट हो गया। फिर एक शॉपर अकाउंट बनाया था, अगर आपको याद हो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। इस शॉपर में हमने पहले फैक्ट्री के लोगों की सारी तनख्वाह रिकॉर्ड की थी। वेजेस कंट्रोल डेबिट हुआ था, रिकॉर्डिंग की थी। वेजेस कंट्रोल डेबिट हुआ था और उसके अलावा वो विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल और एडवांस पेएबल और एडवांस एडजस्टेड और इक्वल टू प्रोविडेंट फंड, वो सब हुआ था। तो वेजेस कंट्रोल डेबिट यानी सारी फैक्ट्री के लोगों की तनख्वाह रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद फिर इसको किया था चार्ज। अगर ये लोग जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कर तो सब यहां काम रहे हैं, लेकिन अगर ये डायरेक्ट लोग थे तो उनका डेबिट सीधा वर्क इन प्रोसेस में जाएगा। अगर वो डायरेक्ट थे तो क्या एंट्री हो जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। और अगर वो इनडायरेक्ट लोग थे तो उसका डेबिट जाएगा एफओएच कंट्रोल। एफओएच कंट्रोल डेबिट, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी फारिग हो गया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी खत्म हो गया। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद है, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, और क्या रह गया? एफओएच। ये हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें अभी इस वक्त डेबिट पे क्या आ चुका है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। और अगर बाकी भी सारे कोई भी अदर ओवरहेड्स, इनको मैं जस्ट अदर ओवरहेड्स कह देता हूं, डेप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर, सब सारे एफओएच कंट्रोल डेबिट, कैश क्रेडिट। एफओएच कंट्रोल डेबिट, कैश क्रेडिट। ये तीन फिगर्स एफओएच कंट्रोल की डेबिट साइड पे आई हैं। ये सब सारे एफओएच हो गए। इसमें जब तक मशीनों के अंदर चल पड़ी हुई चीजें हैं तब तक वो वर्क इन प्रोसेस कहला रही हैं। उनकी कॉस्ट में क्या क्या ऐड होना चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो गया, एफओएच। अभी इस वक्त एफओएच डेबिट साइड पे आना रहता है। अभी सारे को कहां जमा किया हुआ है? इधर। वहां से निकाल के यहां लाना है। क्या डेबिट क्या क्रेडिट? वर्क इन प्रोसेस डेबिट,
लेकिन इसकी जो अमाउंट होगी ना वो होगी अप्लाइड, एक्चुअल नहीं, अप्लाइड। वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। और इसकी रीजन है, बहुत शुरू में जब आपको ओवरहेड वाला चैप्टर बताया था ना, तो मैंने कहा था ओएआर का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया है कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा देखना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, स्टेबल रहे। तो हम प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जो ओवरहेड्स का पोर्शन शामिल करते हैं वो ओएआर होता है। ये उस चैप्टर में बताया था। तो वो तभी होगा जब वर्क इन प्रोसेस में डेबिट अप्लाइड आएंगे, एक्चुअल नहीं। अप्लाइड कैसे निकलते हैं? ओआर इस्तेमाल होता है ना। तो वर्क इन प्रोसेस जो चीजें बन रही हैं ये उनकी कॉस्ट में एडिशन होती जा रही है, तो इनमें एफओएच अप्लाइड ने आके ऐड होना है। हाँ, एंट्री क्या बनी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। इस एफओएच कंट्रोल अकाउंट के अंदर अगर अभी इस वक्त गौर करें तो डेबिट साइड पे एक्चुअल आ रहे हैं और क्रेडिट साइड पे अप्लाइड आ रहे हैं। अकाउंट नील हो गया? नहीं। अगर ये साइड हल्की है यानी अप्लाइड कम है तो एक्चुअल ज्यादा है, अप्लाइड कम है, तो ये कहलाएगा अंडर अप्लाइड, जो कि इन दोनों के डिफरेंस से निकलेगा। और अगर ये साइड हैवी हुई यानी अप्लाइड ज्यादा हुए, ये ज्यादा हुए ये कम हुए, तो वो कहलाएगा ओवर अप्लाइड, जो इधर नीचे करके आएगा। जो तस्वीरें खींच रहे होंगे उनकी मिस हो जाएगी, लिखेंगे तो जो नीचे लिख लेना। इस डिफरेंस को कहीं तो डेबिट क्रेडिट करना है, इसके लिए मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। और ये जो हम लोग कॉस्ट पढ़ते हैं ना, ये आईएएस नहीं है, ये बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस हैं। तो कुछ बड़े बूढ़ों का ख्याल है कि ये जो डिफरेंस है यानी अंडर और ओवर अप्लाइड, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज होना चाहिए। कुछ का ख्याल है कि P&L में चार्ज होना चाहिए। तो ये बुजुर्गों के मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, हम इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। अभी इस वक्त तक जो अकाउंटिंग बताई है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में स्टोर में जो आ रहा है वो इधर डेबिट है, जो यहां से इशू हो रहा है वो क्रेडिट है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट मटेरियल है तो यहां से निकल के इधर जा रहा है, इनडायरेक्ट है तो यहां से निकल के इधर जा रहा है। वेजेस वाला शॉपर अकाउंट, यहां हुई रिकॉर्डिंग, यहां चार्ज, डायरेक्ट लोगों को सीधा इधर चार्ज कर दिया, इनडायरेक्ट लोगों को इधर ले आए। और इनको इधर जमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से वहां जो गाड़ी भेजनी है वो एक्चुअल नहीं, अप्लाइड भेजने हैं। और इस अकाउंट का कोई सीडी तो रखना नहीं है, तो जो डिफरेंस था वो अंडर या ओवर अप्लाइड कह के P&L या कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज कर दिया। अभी इस वक्त यहां डेबिट पे क्या आ चुका? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, करंट मंथ डेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, करंट मंथ डेटा। अब ये सारी हो गई टोटल खर्चे। अगर कोई क्लोजिंग ना हो तो सब किधर गए? आउटपुट। तो वो जो आउटपुट है वो यहां से निकलना है, और अगर ये आखिरी प्रोसेस है तो यहां जाना है। तो यहां पर इस काम के लिए बन रहा होता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट। क्योंकि ये भी इन्वेंट्री है तो इसका भी BDCD होगा। और जब चीजें बन जाएंगी, अगर ये आखिरी प्रोसेस है तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। क्या एंट्री बन जाएगी? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और उसके बाद जब ये बिक जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये सारी कॉस्ट्स का फ्लो कहलाता है, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के खर्चे कहां कहां किधर किधर डेबिट क्रेडिट होते जा रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल, वेजेस, एफओएच, ये चीजें आई वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस से चली गई फिनिश गुड्स के अंदर। इनमें से कोई बात पूछनी है तो पूछें। और इसको नोट कर लें।
बड़ी देर लगा दी वही नोट करने में। एक्चुअल कहाँ जाएंगे? अरे ये अमाउंट है 2 लाख, इस अमाउंट को डेबिट साइड पे रखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे 1,80,000 क्रेडिट कर दिया। अब 2 लाख और 1,80 को अलग अलग चीज नहीं है। डेबिट क्रेडिट सोचें, यहाँ 2 लाख था, 1,80 क्रेडिट करके यहाँ ले गए, तो डिफरेंस बस 20,000 का रह गया। वो 20,000 है जो अंडर अप्लाइड है, जो पीएनएल या कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस 2 लाख को अलग से कहीं लेके जाना है। अरे इतनी स्लो स्पीड से रखेंगे तो 9 बज जाएंगे क्लास में, तेज तेज लिखें। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के ना 2 सिस्टम्स हैं जो आपके सिलेबस में जिक्र, इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम वही है जो अब तक अकाउंटिंग पढ़ी है। सेंट्रलाइज्ड बुक्स हैं, यानी अकाउंटेंट पूरे बिजनेस का कहीं एक ही डिपार्टमेंट है, चाहे फैक्ट्री की ट्रांजेक्शन है, चाहे ऑफिस की ट्रांजेक्शन है, सब उसी ने ही रिकॉर्ड करनी है। सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये वही है जो बाय डिफॉल्ट अब तक अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और यही है जो ये है, जो ये है वो यही है। तो आप इस अंग्रेजी को लिख के आ जाइए पेज चैप्टर 5। पेज 94 पे। नई बुक है, नई बुक है तो पेज 94। जो भी है आपकी बुक में पेज, जो भी है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की हेडिंग नई बुक में पेज 94, 95 नहीं 94। और 94 पे सारी एंट्रीज पढ़ लें। शुरू की कुछ तो आपको साथ साथ इन्वेंट्री और लेबर वाले चैप्टर में बता दी थी, और ये अभी एक रीकैप भी दे दिया। मटेरियल खरीदा,
रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश और क्रेडिटर क्रेडिट, वापस कर दिया उलट। मटेरियल इशू किया, डायरेक्ट है तो ये डेबिट, इनडायरेक्ट है तो ये डेबिट। प्रोडक्शन से वापस स्टोर में आ गया तो उलट। पहली 4 एंट्रीज देख लें, पहली 4 एंट्रीज, पहली 4 एंट्रीज देख लीजिए। हाँ जी, पहली 4 एंट्रीज। अच्छा, अगर रॉ मटेरियल स्टोर से, प्रोसेस लॉस नहीं कह रहा, मटेरियल स्टोर में जो पड़ा हुआ रॉ मटेरियल है अगर खराब हो जाता है और उसका खराब होना नॉर्मल रूटीन थी, यानी शेल्फ में रखते थे तो नीचे पड़े हुए दब के थोड़े टूट ही जाते थे, नॉर्मल रूटीन थी, तो उसका डेबिट एफओएच में ही जाएगा इधर। और अगर वो एबनॉर्मल था तो वो पीएनएल में जाएगा। ये 5वीं एंट्री देख लें। पांचवी लेबर, ये उसी चैप्टर में बताया था, चूंकि आप भूल भाल गए हैं इसलिए आपको अजीब अजीब नजर आएंगी। अगर जरा सा भी याद होगा तो नंबर 6, 7, 8 ये बता चुका हुआ हूं मैं आपको, अभी भी रीकैप दिया है। और 6, 7, 8 देख लें, ये लेबर चैप्टर में पढ़ा दी थी। शॉपर डेबिट है, ये पेरोल रिकॉर्ड हो रहा है, फिर उसके बाद वो चार्ज हो रहा है और जो पेएबल थे वो पे हो रहे हैं। 6, 7, 8 देख लीजिए। ये प्रोडक्शन प्रोसेस वाला लॉस नहीं है जो प्रोसेस कॉस्टिंग में से कर रहे हैं। रॉ मटेरियल के स्टोर में जो शेल्फ में रखा हुआ है ना सामान, अब वो रखे रखे टूट गया, तो अगर तो वर्कर्स की लड़ाई होकर टूटा है तो वो नॉर्मल है। और अगर पड़े पड़े वजन से टूट ही जाया करते हैं, स्टोर में रखेंगे तो चीजें टूटेंगी टूटेंगी। टाइलें हैं, रखते हैं कहीं भी तो कुछ ना कुछ टूटती हैं, तो वो नॉर्मल है, वो एफओएच कंट्रोल में डेबिट। और अगर एब नॉर्मल है तो पीएनएल में डेबिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। 9 देखिएगा, जो हमने अभी तक ऊपर 8 एंट्रीज में एफओएच कंट्रोल डेबिट किया है वो मटेरियल और लेबर था। उसके अलावा भी तो बहुत सारे एफओएच होंगे, फैक्ट्री के सारे खर्चे मटेरियल लेबर के अलावा एफओएच होते हैं, तो उन सबको जब हम खर्च कर रहे होंगे कैश क्रेडिट, एफओएच कंट्रोल डेबिट। और अगर फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन भी है तो डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं, एफओएच कंट्रोल डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये नंबर 8 देख लें। नंबर 9 सारे एफओएच ये एक्चुअली जो हुए वो रिकॉर्ड कर लिए। और नंबर 10 फॉर द पीरियड अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट किए और यहां डेबिट और ये क्रेडिट कर दिया। ये नंबर 10 क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट के अंदर एक्चुअल एफओएच की बजाय ओएआर वाला आए, इसलिए अप्लाइड यहां किए हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग में भी एक नोट लिखवाया था कि आपने कैलकुलेशंस के अंदर एक्चुअल नहीं अप्लाइड वाले एफओएच लेने, वो ये वजह है। नंबर 11 इस टी अकाउंट में कोई सीडी बैलेंस नहीं आना क्योंकि ये एसेट थोड़ी है, तो इसका जो भी डिफरेंस है अगर इस साइड पे हुआ तो इसका मतलब है अप्लाइड कम था तो ये अंडर अप्लाइड है, इस साइड पे हुआ तो मतलब एक्चुअल कम था ये ओवर अप्लाइड है। इस दोनों को कोई एक होगा। बुजुर्गों ने कॉस्ट ऑफ सेल में भी डेबिट क्रेडिट करना बताया, पीएनएल में भी डेबिट क्रेडिट करना बताया, कुछ के ख्याल में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में भी डेबिट क्रेडिट किया जा सकता है, तो सब ठीक है। अगर एंट्रीज टेस्ट हुई तो सवाल वाला गाइड कर देता है कि इसको कहां चार्ज करना है, और अगर नहीं गाइड कर रहा तो जो मर्जी कॉस्ट ऑफ सेल लिख ले चाहे। तो ये नंबर 11 पढ़ लें, एंट्री नंबर 11।
फिनिश गुड इन्वेंटरी में क्यों? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जितनी बनी उनको चार्ज कर दें, बस ऐसी प्रैक्टिस है। कुछ को लगता है वो ठीक है, कुछ को लगता है कॉस्ट टू सेल ठीक है। ये एक बस बैलेंसिंग चीज है ना, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं बचाते जी। किसके बारे में थोड़ा सा बताऊं? ये बस ये बात थी। जो अब तक अकाउंटिंग पढ़ी है ना, वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें पूरे बिजनेस, चाहे वो फैक्ट्री है चाहे ऑफिस है, सारी ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक ही है, वही सब अकाउंटिंग कर रहा है बैठ के। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है बस, यानी जो अकाउंटिंग अब तक पढ़ी है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। नंबर 11 डन। नंबर 12 यहां से यहां चली गई, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और नंबर 13 बिक गई, सेल्स की एंट्री ये इन्वेंटरी चैप्टर में भी बताई थी। ये होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। अच्छा, इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर सिर्फ इन सारी चीजों का सवाल नहीं होता, या तो सिर्फ इन्वेंट्री रॉ मटेरियल से रिलेटेड सवाल, वो हम इन्वेंट्री में कर चुके, लेबर से रिलेटेड भी सिर्फ हो सकता है, लेबर में कर चुके, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अगली 48 जो मंडे वाली है, वो फिर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग में जाके करूंगा। हाँ, इस चैप्टर से सवाल हो अगर, तो वो इंटरलॉकिंग का हो सकता है, वो बताता हूं। इंटरलॉकिंग सिस्टम, रजिस्टर दिखाना, कोई लूज पेजेस तो नहीं करने वाले, कोई लूज पेजेस तो नहीं करने वाले, लूज पेजेस तो नहीं। आप लोग रजिस्टर पे लेक्चर नोट कर रहे हैं, अब आप सवाल, सॉल्यूशन, नोट सब इसके ऊपर लिख रहे हैं। अगर होश में बैठ के सारा कुछ लिख रहे हैं तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग इसके अंदर है। इसकी कोई तुक नहीं है। आप सर ये मिसाल क्यों दे रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इस मिसाल से वहां जोड़ना चाह रहा हूं, आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ मिसाल बता रहा हूं। अगर आप 2 रजिस्टर लेके बैठे, कैलकुलेशंस एक में लिखनी है, अंग्रेजी दूसरे में लिखनी है, और अंग्रेजी से मुराद जो लेक्चर नोट्स हैं वो भी, और क्वेश्चन भी, और कैलकुलेशंस अगर क्लास में मिसाल दे रहा हूं या सवाल सॉल्व करा रहा हूं तो अलग रजिस्टर में। अब आपका कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो 2 रजिस्टर्स में टूट गया। जब इस रजिस्टर को खोलेंगे जिसमें अंग्रेजी लिखी हुई है या सवाल लिखे हुए हैं, उनका सॉल्यूशन किधर है? तो अब आपको देख के कैसे पता चलेगा किधर क्या सॉल्यूशन है? तो नोट किया हुआ है कोई, आप यहां रेफरेंस देंगे कि उस रजिस्टर के फलाने पेज पे देख लो जाके। अच्छा, अब आप इस रजिस्टर में थे, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, सवाल किधर है? आपने इस रजिस्टर का रेफरेंस दिया होगा कि फलाने पेज पे जाके देख लो। ये दोनों रजिस्टर मिला के कंप्लीट रिकॉर्ड बनेगा। कुछ चीजें इसमें है, कुछ चीजें इसमें है, और इसमें जो चीजें नहीं है वहां पर इसकी लोकेशन डली हुई है, और इसमें जो चीजें हैं और जो नहीं है इसकी लोकेशन डली हुई है। इंटरलॉकिंग सिस्टम यह होता है जिसमें 2 सेट्स ऑफ बुक्स बनते हैं, 2 सेपरेट सेट्स, 2 सेपरेट रजिस्टर्स। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस फॉलोइंग टू, अच्छा होंगे ये दोनों पूरे पूरे रजिस्टर, आधे फटे हुए नहीं होंगे, पूरे कंप्लीट रजिस्टर होंगे। 2 डबल एंट्री सिस्टम्स, यानी दोनों सेपरेट रजिस्टर्स के अंदर वो पूरा डेबिट क्रेडिट ही रहा होगा। एक सिस्टम या एक रजिस्टर या एक पूरा रिकॉर्ड कहलाता है फैक्ट्री लेजर। ये पूरा रिकॉर्ड, पूरा रजिस्टर, ये मेंटेन हो रहा है इन फैक्ट्री बुक्स,
यानी कोई अकाउंटेंट फैक्ट्री में बैठा होगा और वो ये रजिस्टर, ये लेजर, ये सब अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा होगा। और दूसरा टुकड़ा होता है, उसको कहते हैं जनरल लेजर, और ये अकाउंटेंट बैठा होगा हेड ऑफिस में, मेंटेन्ड इन ये मैंने बुक्स नहीं लिखा हुआ, हेड ऑफिस बुक है, हेड ऑफिस बुक्स है। तो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस दो सिस्टम्स में तोड़ देते हैं। अच्छा, अब जब तोड़ी हैं तो हो सकता है एक ट्रांजैक्शन का एक टुकड़ा एक रजिस्टर में हो, दूसरा टुकड़ा दूसरे रजिस्टर में हो। तो उस टुकड़े को पूरा करने के लिए एक रजिस्टर में जो टुकड़ा रिकॉर्डेड है वो तो रिकॉर्डेड है, और जो टुकड़ा रिकॉर्डेड नहीं है उसके लिए दूसरे रजिस्टर की लोकेशन डालनी पड़ेगी। इसी तरह दूसरे रजिस्टर में जो टुकड़ा रिकॉर्डेड नहीं है उसमें पहले रजिस्टर की लोकेशन डालनी पड़ेगी। तो जो रजिस्टर फैक्ट्री में बन रहा है उसको फैक्ट्री लेजर, और जो हेड ऑफिस में बन रहा है उसको जनरल लेजर कहते हैं। फैक्ट्री लेजर में कौन कौन से टी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वेजेस वाला शॉपर अकाउंट और एफओएच। सिर्फ ये टी अकाउंट्स हैं जो फैक्ट्री लेजर के अंदर ये टी अकाउंट्स बन रहे हैं बस। जैसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन इस रजिस्टर में रॉ मटेरियल डेबिट हो सकेगा, कैश क्रेडिट की तो जगह ही नहीं है। तो फिर दूसरे रजिस्टर का नाम लिखना पड़ेगा, उसको कहेंगे जीएल कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री क्या हो जाएगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, जीएल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो फैक्ट्री लेजर के अंदर सिर्फ ये अकाउंट मेंटेन हो रहे होंगे और एंट्री पूरी करने के लिए ये अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा। इस अकाउंट की जिंदगी का मकसद होगा सिर्फ डेबिट क्रेडिट की खाली जगह पुर करना। इस अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ टू कंप्लीट डबल एंट्री। सिर्फ खाली जगह पुर करने के लिए ये यूज करने क्यों है? हो सकता है काम बांटा हो ताकि फिर रिकंसाइल भी हो सके, क्रॉस चेक भी हो सके। जैसे जिसने मटेरियल खरीदना है वो कैश अपनी जेब में डाले, मटेरियल थोड़ा दिखाए, तो अब मटेरियल फैक्ट्री वाला दिखा रहा होगा, कैश ऑफिस वाला दिखा रहा होगा, तो फ्रॉड के चांस कम हो जाएंगे। तो काम बांटने के लिए जनरल लेजर में कौन कौन से टी अकाउंट बन रहे होंगे? सारे, इनके अलावा। सारे के सारे सेल्स, कैश, डेटर, सब वो यहां बन रहे होंगे। और जो एंट्री आधी अधूरी रह जाती होगी उसको पूरा करने के लिए फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट।
मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल परचेज किया 20,000 का, तो फैक्ट्री की बुक्स और हेड ऑफिस की बुक्स, ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और अब यहां कैश क्रेडिट नहीं हो सकता, तो उसके लिए आएगा जीएल कंट्रोल, और यहां पर कैश क्रेडिट होगा, लेकिन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री यहां डेबिट नहीं हो सकती, तो एफएल कंट्रोल। और कोई ऐसी भी हो सकती हैं जो पूरी पूरी इसी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए, या पूरी पूरी इस बुक में रिकॉर्ड हो जाए, ऐसी भी हो सकती हैं। जैसे रॉ मटेरियल से प्रोसेस में जा रहा है, तो रॉ मटेरियल क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ये पूरी इधर हो जाएगी, इधर इसकी कोई भी नहीं शीटें आएंगी। इसी तरह क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, इसका वहां कोई काम नहीं होगा। तो अगर कोई बिजनेस इंटरलॉकिंग सिस्टम फॉलो करता है तो ये तरीका है उसका। अच्छा, अब ना आपके भले के लिए, अगर तो आप सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करने या सवाब समझ के क्लास में बैठे कि किस तरह क्लास पूरी कर लें, बस जिम्मेदारी उतर जाए, तो फिर आराम करें, चिल करें। लेकिन आपके भले की एक बात कह रहा हूं, इस बुक को, ये अभी पेज पढ़ा था, ये ऐसे कर लें, ये वाला पेज नहीं देखना, इन एंट्रीज को देखें, ये सब इंटीग्रेटेड है। इन सारी ट्रांजेक्शंस को पढ़ें, लिखना चाहें तो लिख लें, जबानी सोचना चाहें तो जबानी सोच लें कि ये एंट्री इंटरलॉकिंग सिस्टम होता तो कैसे कैसे रिकॉर्ड होती, फैक्ट्री की बुक्स में क्या होता और हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होता। ये अपना खुद ही एक टेस्ट लें और फिर ये सोल्यूशन देख लें। है सेम, नंबरिंग भी सब सेम लिखी। इंटीग्रेटेड को देखें और खुद ही सोचें, लिख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जबानी सोच लें कि अगर इंटीग्रेटेड की बजाय इंटरलॉकिंग सिस्टम बिजनेस फॉलो कर रहा होता तो ये एंट्रीज कहां कहां कैसे कैसे डेबिट होती।
हाँ जी है, हाँ सारी नहीं, अगर लिखने का नहीं हिम्मत हो रही तो जुबानी देख लें, कोई मसला नहीं। हाँ जी कर लिया। अच्छा इसका ना एक ही सवाल है, और वो भी आप नन्हे मुन्ने होते थे उस दौर का सवाल है। इसमें पेजेस पलट के आगे आए, बहुत ज्यादा पेजेस ना पलटे, 2-3 पलटने बस। आई के पास पेपर्स एक ही सवाल है, छोटे छोटे से होते थे आप। स्प्रिंग 11 इसकी रिक्वायरमेंट देखें, जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस इन फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। और पहला पैराग्राफ लिखा वैसे जॉब कॉस्टिंग है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में भी मैंने प्रैक्टिस ही करानी है यही। चैप्टर का नाम लिख दूंगा जॉब कॉस्टिंग, लेकिन वो यही है, वो यही चीज है। तो ये टेक्निकली जॉब कॉस्टिंग का सवाल है, लेकिन चूंकि फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर का जिक्र था, इसलिए मैंने इस चैप्टर में डाला हुआ है इसको। कंपनीज हेड ऑफिस
लाहौर में है, एक फैक्ट्री कराची में, सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इज केप्ट एट हेड ऑफिस एंड एट फैक्ट्री। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम का सवाल है। अच्छा, अब करते ये हैं कि लेक्चर 46 ही के अंदर मैं ये सवाल करूंगा, 47 फिर जॉब कॉस्टिंग करूंगा। लेकिन कैमरा बंद रोक लें, मगरिब पढ़ लेते पहले, वो सवाल पढ़ लें। सवाल कहाँ है, पढ़ लें। और सबको कह रहा हूं को लिफ्ट ही नहीं करा रहा, सवाल पढ़े सवाल। स्प्रिंग 11 सफायर लिमिटेड, सवाल पढ़िए, मैं करता हूं बोर्ड पे। बताता हूं, सवाल पढ़ लें। पढ़ लिया। डेट्स हैं गई, तारीख लिखी हुई गई नहीं, तो फिर डेट वाइज ट्रांजेक्शंस का तो मसला नहीं है। अब उसमें एडवाइस यही है कि आप ना पूरे पूरे सेट, जैसे मटेरियल का सेट पूरा खंगाल लें और उसकी एंट्रीज कर लें, फिर लेबर का सेट, फिर एफओएच का सेट, उससे सवाल कंट्रोल में रहेगा। जॉब्स का मतलब क्या है, अभी मैंने जॉब कॉस्टिंग पढ़ानी है आपको लेक्चर 47 में। अगर एक बिजनेस एक ही प्रोडक्ट, बल्कि नहीं, बड़ी जबरदस्त मिसाल, अगर एक बिजनेस है जो स्टैंडर्ड साइज के कपड़े सी के और सारे उसी साइज के उसी डिजाइन के कपड़े उसकी दुकान में रखे होते हैं, तो उसकी कॉस्ट सब एक जैसी ही होगी। लेकिन उसके मुकाबले में एक टेलर है, उसकी हर सूट की कॉस्ट सेम होगी। क्यों? साइज, डिजाइन सब फर्क है, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा। ये जॉब होती है, यानी जो कस्टमर हमें आके ऑर्डर देगा वो हर एक डिफरेंट तरह का ऑर्डर हो सकता है। हम लोग ऑर्डर पे फर्नीचर बना के देते हैं, डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट साइज, ऑर्डर पे जूते बना के देते हैं, ऑर्डर पे मिठाई बना के देते हैं। तो इसको कहते हैं जॉब। वो जो कस्टमर से एक ऑर्डर मिला है उसको जॉब कहते हैं। और चूंकि हर ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आइटम्स हो सकती हैं, तो बिजनेस हर ऑर्डर के लिए अलग कॉस्टिंग करता है, इसको कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और करने वाला काम यह है कि हर जॉब के अलग अलग वर्क इन प्रोसेस बनेगा, बाकी वही पिछला चैप्टर है। यानी जो भी कॉस्ट फ्लो पढ़ा रहा हूं सब वही है, सिर्फ फर्क यह है कि हर जॉब के लिए सेपरेट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बन रहा होगा। जैसे इस सवाल में 3 जॉब्स हैं तो 3 वर्क इन प्रोसेस बन रहे होंगे, तो ये जॉब कॉस्टिंग का सवाल बन जाएगा।
यानी कॉस्ट फ्लो का ही सवाल है, लेकिन चूंकि जॉब्स आ गई ABC, तो अब बस एंट्रीज में जहां जहां आपको पहले भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट बताया था, तो वो 3 तरह के अलग अलग वर्क इन प्रोसेस बन रहे होंगे, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा और जॉब कॉस्टिंग का सवाल बन जाएगा। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसमें डेट्स नहीं है तो बेहतर है कि हम सेट्स बना लेते हैं, जैसे मटेरियल का सेट। फरवरी का महीना है, अब इस पूरे सवाल में मटेरियल का कहां क्या क्या पता है। पहले टेबल में मटेरियल इशू हुआ है, लेकिन तमीज ये है कि इशू करने से पहले खरीद लें। तो पॉइंट नंबर 1, मटेरियल खरीदा है, मटेरियल खरीदा है। आपको भी फायदा होगा कि हर ट्रांजेक्शन की अंग्रेजी लिखते हैं ताकि पता हो कौन सी एंट्री कर रहे हैं, और पेपर मार्क करने वाले को भी पता हो। और परचेज्ड ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे खरीदा। परचेज्ड ऑन अकाउंट, उधार पे खरीदा। तो क्या क्या खरीदा? रॉ मटेरियल X, रॉ मटेरियल Y। इन्वेंट्री का वर्ड लगा दें वो भी ठीक है, रॉ मटेरियल काफी है, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री या जस्ट रॉ मटेरियल काफी है। और उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स या पेएबल। अरे 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 अरे, मैंने तो इंटीग्रेटेड करना शुरू कर दिया। इंटरलॉकिंग है, तो हमें सॉल्यूशन में एंट्रीज यानी पेज पे 2 हिस्से करने पड़ेंगे। हेड ऑफिस की बुक्स यानी जनरल लेजर, और फैक्ट्री की बुक्स यानी फैक्ट्री लेजर। एडवाइस ये है कि आपने एंट्री को सोचना इंटीग्रेटेड है, उसके बाद ये बना लीजिएगा, उससे आसानी रहेगी। तो पहली ट्रांजेक्शन हम क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। तो रॉ मटेरियल किधर? इधर। मटेरियल परचेजेस, हाँ जी, रॉ मटेरियल X डेबिट, रॉ मटेरियल Y डेबिट। क्रेडिटर यहां क्रेडिट नहीं हो सकता, वो इधर क्रेडिट। रॉ मटेरियल कितने से, X से कितने से डेबिट? 1 लाख है इंटू 25, और Y 150 है 35। तो मटेरियल 25 लाख, 25 लाख डेबिट, 5250, ये दोनों डेबिट। और क्रेडिटर्स कितना क्रेडिट? 7750 अब ये एंट्री हो गई टेढ़ी मेढ़ी, तो GL कंट्रोल क्रेडिट और FL कंट्रोल डेबिट। ये मटेरियल का कुछ और सवाल में पॉइंट 1 डन, पॉइंट 2 3 4 5 6 7 चलें ऊपर टेबल। मटेरियल इशू, मटेरियल इशूड, मटेरियल इशू। और ये इस वक्त हम मटेरियल का सेट सॉल्व कर रहे हैं जी। मटेरियल इशू की एंट्री नहीं बताया कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो मटेरियल डायरेक्ट की है बाय डिफॉल्ट। एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, इसका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, यही होगा जो होगा। चाहे तो 3 अलग अलग एंट्रीज कर दें, चाहे कंपाउंड कर दें, अलग अलग कर देते हैं। वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस ए में सिर्फ मटेरियल X इशू हो रहा है, रॉ मटेरियल X। कितना इशू हो रहा है? और ए कितने का है? 25, 1 मिलियन।
वर्क इन प्रोसेस बी, इसमें मटेरियल वाई इशू हो रहा है, कितना 75,000, एक कितने का 35, 262500, 262500। वर्क इन प्रोसेस सी, इसमें एक्स भी है और वाई भी है। एक्स कितना है 10,000 इंटू 25 और वाई कितना है 25,000 इंटू 35, तो एक्स क्रेडिट हो जाएगा 250,000 और वाई 875 और वर्क इन प्रोसेस डबल 1, ये हो गया मटेरियल इशू की एंट्री और ये काटा, ये हो गया मटेरियल का सेट पूरा। हाँ जी, मटेरियल सेट, लेबर, लेबर के बारे में सवाल फिर शुरू से चलाते हैं, कहां कहां क्या क्या है। पहले टेबल में लेबर आवर्स वर्कड है, इसका क्या काम होगा? लेबर आवर्स वर्कड, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, पेरोल का क्या? इन वर्क इन प्रोसेस में कितना कितना लेबर डेबिट होना है, हर जॉब के आवर्स वर्क बताए हुए हैं और वेज रेट बताया हुआ है, हर जॉब का अलग अलग है, तो हमें टोटल पेरोल को जब चार्ज करना होगा तो वर्क इन प्रोसेस में कितना कितना डेबिट करना है ये इस टेबल से पता चलेगा। बाकी भी एंट्री आती है तो दोबारा बोलता हूं। पॉइंट नंबर 2, हेड ऑफिस ने सारे एम्प्लॉइज का पेरोल बनाया, 8% इनकम टैक्स काटा और ये टोटल सारे के सारे एम्प्लॉइज का जो बना वो 3 मिलियन था, जिनमें से 1 मिलियन ऑफिस के लोग हैं। और प्रोविडेंट फंड नहीं है कहीं, कोई एडवांस अगेंस्ट सैलरी नहीं है, तो एक होती है पेरोल को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। पेरोल रिकॉर्ड करना, वेजेस कंट्रोल वाला शॉपर डेबिट, वो किधर करना है डेबिट? फैक्ट्री में।
वेजेस कंट्रोल डेबिट 2 मिलियन से, 2 मिलियन से। फिर एडमिन सेलिंग के लोग डेबिट, एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट 1 मिलियन से। वो डेबिट इधर नहीं आ सकता, एफएल कंट्रोल डेबिट 2 मिलियन। इसके अगेंस्ट टैक्स पेएबल और पेएबल टू एम्प्लॉइज, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल 8%, 3 मिलियन का 8%, 240, और बाकी पेएबल टू एम्प्लॉइज 2760। और यहां पर क्रेडिट ये चीजें नहीं हो सकती, तो फिर जीएल कंट्रोल 2 मिलियन। देखें ये 1 मिलियन तो वहां जाना ही नहीं है ना, वहां तो बस 2 मिलियन ही है, उस 2 मिलियन का क्रेडिट वहां नहीं है, इसलिए जीएल कंट्रोल। एडमिन सेलिंग फैक्ट्री के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, नहीं आप कह रही है कि इसकी जगह यहां जीएल कंट्रोल। नहीं भाई, जो डेबिट वहां करना ही नहीं है उसको क्यों जबरदस्ती डेबिट की जगह देनी है। अच्छा चलो 1 मिलियन में वहां जीएल कंट्रोल डेबिट कर लेता हूं, तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट फिर जीएल कंट्रोल। ये हो गई पेरोल रिकॉर्ड। इस एंट्री पे कोई एतराज लग रहा है मुझे। दूसरा काम पेरोल को चार्ज करना। ये शॉपर खोल के डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देंगे और इनडायरेक्ट एफओएच को, तो ये सारा इधर का काम है, इधर का नहीं है। वर्क इन प्रोसेस ए को कितना चार्ज करना है, डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस ए को कितना चार्ज करना है, ये पहले टेबल से पता चलेगा। 6000 इंटू 75, 450। वर्क इन प्रोसेस बी को कितना चार्ज करना है, 9060, 540। वर्क इन प्रोसेस सी को कितना करना है, 15,000 इंटू 65, 975। ये कितना हो गया, 19, तो वो तो 2 मिलियन है। बाकी इनडायरेक्ट है एफओएच कंट्रोल 30। ये आपको पॉइंट 2 की अंग्रेजी पढ़ के समझ आएगी बात। After charging direct labor cost to each job, the balance amount of payroll was distributed to factory overhead. तो वो जो बाकी 35,000 बचा वो एफओएच कंट्रोल, और इसके अगेंस्ट यहां पर कुछ भी नहीं। और तीसरी बात पे कर देना, तो सवाल में कहीं क्लियरली मेंशन तो नहीं है, तो पेमेंट करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो ना करें, कर दें तो अच्छा है, खुश हो जाएंगे एम्प्लॉइज, दे देंगे तनख्वाहें उनको, तो पेमेंट्स दे देते हैं। पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट किधर, इधर ऑफिस में, तो ये दोनों पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 240 और 2760 जी 3 मिलियन। और इधर ये हो गया लेबर वाला सेट।
FOH वाला सेट। FOH वाला सेट। जो मटेरियल लेबर में FOH जाते रहे वो तो हैं, अब उसके अलावा जो एक्चुअल FOH इनकर हुए, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर के अलावा कहां है सवाल में? पॉइंट नंबर 4, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स 7 लाख रुपए थे और उसमें से 4 लाख डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का क्या करें? एक्यूमुलेटेड के लिए बताया है। FOH तो डेबिट आएगा फैक्ट्री में, कंट्रोल 7 लाख, लेकिन इसका क्रेडिट कैश और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उन दोनों का फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं है, वो यहां आ जाएंगे 3 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख। इसके डेबिट की खाली जगह FL कंट्रोल अकाउंट और इसके क्रेडिट की खाली जगह GL कंट्रोल अकाउंट। अप्लाइड सवाल में किधर है? पॉइंट 3, जी FOH अप्लाइड, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH कंट्रोल क्रेडिट, इन दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहां 3 वर्क इन प्रोसेस है। वर्क इन प्रोसेस A अप्लाइड FOH कितने? 25 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आर, 6000 इंटू 25। वर्क इन प्रोसेस B 9000 इंटू 25। वर्क इन प्रोसेस C 15,000 इंटू 25। हाँ जी 150, 225, 375 और FOH कंट्रोल 750 और कुछ भी नहीं। कर लो और अंडर ओवर अप्लाइड, इसका क्या करें? 0.5, ये कह रहे हैं कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है, तो करें ना कैलकुलेट, कितना है अंडर ओवर अप्लाइड? हाँ जी 50,000 जज्बाती आंसर है। ये भी FOH है, कोई और स्पेलिंग तो लिखे भी FOH है। ये इनडायरेक्ट लेबर है, ये भी एक्चुअली हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक्चुअल है और ये भी एक्चुअल है। तो एक्चुअल कितने हैं? 735 और अप्लाइड 750। ओवर अप्लाइड, अप्लाइड ज्यादा है, ओवर अप्लाइड, तो ओवर अप्लाइड की देखें क्या एंट्री है, नोट्स में देख लें, बुक में देख लें बेशक।
जी एफओएच कंट्रोल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 15,000 और एंट्री पूरी करने के लिए जीएल कंट्रोल और एफएल कंट्रोल। ये हो गया एफओएच वाला सेट। गुड्स वाला सेट पहले पैराग्राफ में कुछ, टेबल में कुछ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ए और बी ये हो गए कंप्लीट। सी नहीं हुआ फिर अभी, ए और बी कंप्लीट हो गए। तो फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, गुड्स जॉब्स कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट, फिनिश गुड्स बी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट। कितने से टोटल कर लें, देखें वर्क इन प्रोसेस ए कितना कितना डेबिट किया है, 2 पेजेस 3 पेजेस पे कैलकुलेटर पकड़ें और सारा ऐड कर लें। और एग्जाम के लिए वर्किंग वन ए और बी, देखें कहां कहां ए और बी डेबिट किए हुए। मटेरियल में ए कितना 1 मिलियन, बी 2625 और लेबर में देखें 450, 540 और एफओएच में देखें 150, 225। ये टोटल इतना इतना डेबिट किया हुआ है। एट टू 3390 और इस काम की यहां कोई एंट्री नहीं। पॉइंट नंबर 6 दूसरा सेंटेंस, जॉब ए वॉज सोल्ड फॉर 2 मिलियन ऑन क्रेडिट। ये क्या हो गया, सेल हो गई। और अगला सेंटेंस क्या है, कस्टमर एग्री टू सेटल। अब इसमें ना दो बातें हो सकती हैं,
या तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसने अभी सिर्फ एग्री किया है, अभी पैसे दिए नहीं है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पैसे उसने दे दिए, तो सेल्स की एंट्री भी कर लेते हैं और पैसे मिलने की एंट्री भी कर लेते हैं। सिर्फ सेल की एंट्री भी कर सकते हैं कि उसने एग्री किया, बस ठीक है एग्री किया है, और साथ कैश की एंट्री भी कर सकते हैं कि एग्री करके पैसे दे भी दिए, तो दोनों बातें ठीक है। सेल हो गई जॉब ए, जी सेल्स की एंट्री, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, इसका फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। कितने की? 2 मिलियन। और साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड इन्वेंटरी क्रेडिट वो उधर है। कितने से? ये, और जीएल कंट्रोल, एफएल कंट्रोल। क्या हो गया? ये कौन बता गया? ये तो खाली क्यों किया? अभी पूरा ही नहीं हुआ। सी कब बेचा है? ए बेचा है। वो कंप्लीट स्पेलिंग में सी लिखा रहा है, ए बेचा है। और कस्टमर ने दे दिए पैसे, कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। कितने पैसे दिए उसने? 2% डिस्काउंट के बाद बाकी। कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड की जगह सेल्स भी डेबिट हो सकती है, और डेटर्स क्रेडिट। कैश कितना डेबिट? 196000, 40,000 और 2 मिलियन, और यहां कुछ नहीं। ये हो गई गुड्स की एंट्रीज। और सबसे लास्ट सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं जो पे किए हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने? 5 लाख। और इस एंट्री का फैक्ट्री में कोई लेना देना नहीं। सुस्ती के अलावा और क्या मसला है सवाल में? सुस्ती, नींद, इसके अलावा और क्या मसला है? अरे अभी तो 2 सवाल और करने हैं। चले 46 बस।